हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं IAT 2024 के पेपर के डिस्कशन के बारे में। यार जो भी मेरे पास पेपर है मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। तुम लोगों ने बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया कि कंटेंट भेजेंगे, नेक्स्ट का वेस्ट का किसी ने भेजा नहीं। ठीक है, तो मेरे को अगर कोई लिंक विंक दे दोगे @टेक्सचर कैम पे तो मैं उसके भी पेपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग 2024 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर को ध्यान से देखेंगे। पेपर मेरी समझ से अभी तक ये इस पेपर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा इजी साइड था। पेपर आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और जो लोग भी भाई, जिनके भी दोस्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या री नीट देने वाले हैं, उन्हें टेक्सचर कैम नीट के बारे में जरूर बता देना यार, है ना। प्लीज बता देना। मैं लिंक भी डाल दूंगा, रिमाइंडर लिंक डालूंगा कि सब लोग वहां पे पहुंच जाएं। जैसे है ना कि वहां पे हम लोग शॉर्ट सीरीज कर रहे हैं, पूरे पूरे चैप्टर वाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो IIT की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें वहाँ उस सीरीज से फायदा मिलेगा। हम लोग उसमें जेई मेंस के PYQ कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं पूरे पूरे चैप्टर्स रिवाइज। तो अभी तक 11th की फिजिकल कंप्लीट हो गई है। अगला चैप्टर हम लोग लिक्विड सोल्यूशन करने वाले हैं, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो स्ट्रेट अवे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन डिस्कशन में पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द एन एलिमेंट विद z इक्वल्स टू 120 इज डिस्कवर्ड, देन विच ग्रुप द एलिमेंट शुड बिलोंग। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर z की वैल्यू 120 आ रही है और हमें क्या बताना है, हमें ग्रुप बताना है। अगर हमें ग्रुप बताना है तो क्या करो कि z से क्या 120 से 32 माइनस कर दो। एक बार 32 माइनस करोगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक। अब तुम्हें 88 से वैसे अगर समझ में आ जाए तो ये ग्रुप 2 है। 88 से समझ में आ जाए तो ग्रुप 2 है। क्यों? क्योंकि 86 होता है क्या? रेडॉन, नोबेल गैस है ये। 87 फ्रांसियम होता है और 88 रेडियम होता है। तो तुम्हें यहां से समझ में आ जाए तो ग्रुप 2 आंसर आ जाएगा। यानी ग्रुप 2 का मतलब क्या आ गया? एल्कालाइन अर्थ मेटल आ गया। लेकिन हम लोगों के ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है, हम लोग इतने तेज तो है नहीं कि यहाँ तक सीधे समझ पाए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक बार 32 और माइनस कर दो, इसे डाई डाउन करते हो नीचे। तो ये 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? ये 5 आ गया। अब इसमें से 18 माइनस कर दो। 18 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 16 में से 8 गए, 8 बचे, और 4 में से 3 एक गया, 3 बचे। फिर इसमें से क्या करो, फिर एक बार 18 माइनस कर दो तो ये 20 आ गया। तो 20 देख के तो कैल्शियम की याद आ रही होगी, बोलो। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गया। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये 7th पीरियड में होगा तो 32, फिर 32, फिर 18, फिर 18, ऐसे माइनस करते हुए आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग ऐड भी कैसे करते थे, पहले हम लोग करते थे 8 8 18 18 32 और 32, ऐसे ही ऐड करके हम लोग लिखते हैं। पहले में 2 ऐड करो, फिर 8 8, ऐसे करके चलते हम लोग। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ए आ जाएगा। यार ये मेरे पास जो पेपर है ना, इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर है, सभी का आंसर यही आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ठीक है, हम लोग सवाल को अनबायस होकर पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ रहा है ये तो इमेटीरियल बात हो जाती है। पेपर में ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम आंसर ए मार्क कर आओ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट N2O2 एंड N2CO एंड NO प्लस। तो N2CO और NO प्लस, तो इसमें जो कॉमन चीज हमें दिख रही है वो 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन दिखने का मतलब क्या है कि सब में 14 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और ये कैसे हैं? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। देखो ये तुम्हें कॉमन चीज ये इंट्यूटिव है, ये समझ में आनी चाहिए अपने आप से ही कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और कैसे हैं? बॉन्ड ऑर्डर 3 दिख रहा है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। डिफरेंट ऑन बॉन्ड ऑर्डर तो है नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आंसर क्या आ गया? फिर से ए आ गया, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक और हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में बॉन्ड ऑर्डर वाली बात आनी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट मैग्नेटिक मूवमेंट क्लोज टू टू मैग्नेटॉन। टू बोर मैग्नेटॉन चाहिए। अगर हमें टू बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए तो हम इसे कैसे देखेंगे? जरा भाई एग्जांपल्स देख लो, इसके ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन चेक करोगे तो कैसे देखोगे भाई? ये बोर मैग्नेटॉन 2 चाहिए, तो यानी कि 2 का मतलब है अंडर रूट ऑफ 1.7, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 इज 1.732। तो ये अगर हम नियरेस्ट इंटीजर पे क्लोज करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो कितने चाहिए? वो 1 चाहिए। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे लिख लो जरा कॉम्प्लेक्स को ध्यान से। FeH2O होल 6 NO3 होल ट्वाइस। तो इसमें आयरन की स्टेट +2 है, तो ये क्या आ गया? D6 कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। और D6 में वीक फील्ड लिगेंड के साथ आया।
वीक फील्ड लिगेंड के साथ आया तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चा लोग? अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें तो 4 आ गए। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 आ गए, तो इनकी वैल्यू 4 आ गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला कह रहा K2MnCl4। K2MnCl4, हमें ध्यान रखना अनपेड इलेक्ट्रॉन एक चाहिए। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई, +2 आ गई, तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वैसे भी वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और पेयरिंग वेयरिंग तो होगी नहीं कुछ। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ में आ गई है ना? तो ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक नहीं। अब कह रहा है K4MnCN6। देखो जरा, K4Mn6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 है, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? D5 है, लेकिन D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। और D5 में जब पेयरिंग कराएंगे तो लास्ट वाली 2 सीट खाली कराते हैं हम लोग, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें n की वैल्यू 1 आ गई, तो एक ऑप्शन ये ट्रू हो गया। फिर NiCO4 को देखो भाई, एक एक करके सबको देखो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गई, तो ये 3D8 4s2 आ गया। और ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या बना देता है? इसे 3D10 कर देता है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाता है इसका? sp3 आ जाता है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर इसका भी K4MnCN6 आ गया। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। सवाल पढ़ लो पहले, सवाल पढ़ने में आ रहा है भाई, सवाल पढ़ने में आ रहा है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी व्हाट आर द मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ XeF4 एंड XeF6। अब XeF4 में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स है। अब अगर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3d2। sp3d2 के लिए हम लोग लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसलिए लोन पेयर की पोजीशन इमेटीरियल हो जाती है, ये गैरेड फील्ड होती है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ठीक। और SF4 अगर हम बनाने की कोशिश करें, SF4 बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसा आ जाएगा, ये F आ जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या हमारे पास? ये बन जाएगा C100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C100 sp3d। अगर हम इसमें बेंड्स रूल का यूज कर लो, अगर तुम बेंड्स रूल का यूज करो तो बेंड्स रूल के हिसाब से अगर हम SF4 बनाएंगे तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन को रखेंगे और 2 फ्लोरीन को भी एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, तो ये C100 बन जाएगा। तो इसका आंसर ए आ गया भाई, बोलो। क्लियर बात है, आसानी से पूरी क्वेश्चन को हम लोग बाइफरकेट करके पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे तुम्हें पूरी बात समझ में आए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट वालों तुम लोग भी देख लेना भाई, ये जरूरी है सबके लिए, है ना, क्योंकि साइंस तो बढ़िया चीज है ना। अब क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्व आयन एब्जॉर्ब इन अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो वॉयलेट कलर। अगर हमें वॉयलेट कलर निकालना है तो हम क्या करेंगे? वॉयलेट कलर के लिए क्या करेंगे? वॉयलेट कलर के लिए क्या लिख लो? VIBGYOR। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कैसी है? लैम्डा इसका मिनिमम है और इसका लैम्डा कैसा है? मैक्सिमम होता है ना। ठीक। अब ये कह रहा है कि किसी को अगर हमें वॉयलेट कलर शो करना है तो उसने एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा? रेड कलर एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, ठीक है, बोलो। ठीक है, अगर क्या कह रहा है? वॉयलेट कलर दिखाना है, वॉयलेट कलर दिखाना तो लैम्डा कैसा होगा? लैम्डा इसके लिए मैक्सिमम होगा। कैसे हम लोग देखते हैं इस बात को? हम लोग कलर व्हील से देखते हैं इसे, है ना। VIBGYOR, तो बेसिकली ऑरेंज के लिए है, वॉयलेट कलर है तो ये येलो लाइट के लिए होगा। ठीक है ना, वॉयलेट के लिए हम इसे क्या लिख देंगे? येलो लाइट के लिए लिख दें, क्योंकि कलर व्हील के हिसाब से येलो लाइट आ रही है। ठीक। अब
अगर हमें ब्लू लाइट वॉयलेट लाइट देखनी है तो एब्जॉर्ब कौन सी होनी चाहिए, लैम्डा कैसा होना चाहिए उसका, इसका लैम्डा मिनिमम, यानी कि एनर्जी इसकी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो एब्जॉर्ब लाइट होगी उसकी एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी। ये कैसी होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी। अगर एनर्जी मिनिमम चाहिए और हम जानते हैं कि जो डेल्टा ओ है वो डेल्टा ओ प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा ओ प्रोपोर्शनल होता है फील्ड स्ट्रेंथ के। डेल्टा ओ फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका डेल्टा ओ क्या होगा, जिसका डेल्टा ओ सबसे ज्यादा होगा उसके, जिसका डेल्टा ओ सबसे कम होगा उसके लिए एनर्जी कैसी आएगी, मिनिमम आएगी। अब डेल्टा ओ के लिए देख लो, डेल्टा ओ कैसे हम देखते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ से देखते हैं, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ से, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ से देख लेते हैं, बोलो। डेल्टा ओ हम कैसे देखते हैं, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ से देखते हैं। अब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ से देखना है तो हम जानते हैं कि Cl की फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, फिर अमोनिया, फिर वाटर की है, वाटर के बाद अमोनिया की है, और अमोनिया के बाद Cn की है, जो 4 लिगेंड हमें गिवन है। तो इनमें अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा, मतलब लैम्डा जो होगा, जो एनर्जी मिनिमम आई, जो डेल्टा वो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा, डेल्टा वो सबसे ज्यादा इसके लिए आएगा, और मिनिमम किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें Cl है, इसमें वाटर है, इसमें अमोनिया आ गई और उसमें Cn आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, हमसे कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स डिपिक्टेड बिलो। अब स्ट्रक्चर्स डिपिक्ट कर रहे गए हैं तो हम क्या करें, हम इसका पहले क्या बना लें, इसका हम पहले न्यूमन बनाने की कोशिश करें। न्यूमन बनाने की कोशिश करोगे तो देखो, अगर हम इस वाले कार्बन को नीचे वाला बाहर वाला कार्बन मान लें, इसी को ही फिक्स कर लेते हैं ना कि ये OH नीचे आ गया, H यहाँ पे आ गया और CH3 यहाँ पे आ गया, इस वाले को बना रहे हैं अभी हम, ठीक है। और F ऊपर है, H इधर है और H इधर है, ठीक। नीचे इधर वाले को देखो, इसे अगर हम बनाने की कोशिश करें तो सर्कल बना लिया हमने, यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया CH3, यहाँ पे लिख लिया OH, यहाँ पे लिख लिया H, यहाँ पे आ गया F, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया H। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या हम इसे घुमा के ये बना सकते हैं क्या। इसे अगर हम क्या करें, इसे हम 120 डिग्री रोटेट कर दें, 120 डिग्री रोटेट कर दें इस वाले को, मतलब दोनों को दो बारी रोटेट करना पड़ेगा। तुम ऐसे देखो, इसे पहले क्या करो कि तुम F को इधर ले आओ, तो इसे क्या करो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा H, पीछे वाले कार्बन करो, यहाँ पे आ जाएगा F, ये अभी ऐसे ही रहा। और फिर इसे 120 डिग्री फ्रंट वाले कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो रोटेशन से बन पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कन्फर्मेशन आइसोमर्स है। क्योंकि ये रोटेशन से बन जा रहे हैं इसलिए क्या है, ये कन्फर्मेशन आइसोमर्स है। अगर एनेंशियोमर्स होते तो ये रोटेशन से बनते ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना, रोटेशंस को करके एनेंशियोमर नहीं बना सकते, तुम ट्राई कर लेना जितनी हिम्मत हो तुम्हारी, और फिर आंसर आए तो बताना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड, फॉलोइंग कंपाउंड हमें बतानी है। तो कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना था। तो ये पिक्रिक एसिड है, ये क्या है, ये पिक्रिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और पिक्रिक एसिड है, और ये क्या है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है और ये फिनॉल है। तो फिनॉल सबसे कम होगा एसिडिक, ये बात तय है, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, फिर बेंजोइक एसिड होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि पिक्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, किसके कंपेरिजन में, बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। तो हम लिख देते हैं पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, या एक लाइन लिख देते हैं। ये ध्यान भी रखेंगे कि पिक्रिक एसिड इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन, slightly more acidic than, more acidic than benzoic acid। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स N एंड M इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। रिएक्शन सीक्वेंस हमें N और M बताने हैं, N और M बताने हैं। तो ये क्या करा, ये पहले डायोटाइजेशन है और इसकी H3O+ से रिएक्शन हुई तो ये रिडक्शन हो गया और बेंजीन बन गई है।
और ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, ये तुम्हें देख के याद आनी चाहिए यार, तभी फायदा है। ये गैटरमैन कोच है, गैटरमैन कोच है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CHO बन जाएगा। SnHCl से क्या हुआ, ये स्टीफन रिडक्शन है, ये स्टीफन रिडक्शन है। और स्टीफन रिडक्शन से क्या बन गया, यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, या मतलब यहाँ पे इमीन बना दो, यहाँ पे एक स्टेप लगा के क्या लगा दो, इमीन बना दो, और इमीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे क्या बन जाएगा, इससे भी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दोनों से ही सेम बन गए, दोनों से सेम बन गए, तो M और N क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, बेंजल्डिहाइड के बराबर होंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी एक रिएक्शन सीक्वेंस है। रिएक्शन सीक्वेंस कह रहा है व्हाट आर X एंड Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमसे कह रहा है कि डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा के ये बना। अब अगर हम रेट्रो एल्डोल करा दें, अगर हम रेट्रो एल्डोल करा दें और रेट्रो एल्डोल में देखें ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, और यहाँ पे एसीटोन रहा होगा, है कि नहीं भाई, जिसकी रिएक्शन से ये बन गया होगा। तो ये तो आ गया अपना Y, और कह रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसे ट्रीट कराया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, और हमें Z बताना है। तो यहाँ पे हमें कितने कार्बन चाहिए, हमें एसीटोन बनाना है। एसीटोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोपाइन चाहिए। प्रोपाइन की रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कुचरोव रिएक्शन है, बोलो भाई, याद आ रही है, ये कुचरोव रिएक्शन है। इससे ये बन गया, तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन Z यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से हुई, तो अपना कंपाउंड बन गया। तो हम लोगों ने दोनों ही गैस कर लिए, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये मत सोचना कि आंसर 1 पता है इसलिए हम निकाल रहे हैं। मैं कोई भी आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ, जिससे तुम अनबायस होकर इस सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ये बिल्कुल याद रखने वाला सवाल है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग M एंड N। अब ये देखो, ये क्या है, ये OH OH H OH और OH आ रहा है, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और OH नीचे है, तो ये अल्फा है। तो ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज है, क्योंकि 6 मेंबर के रिंग है, पायरेन है। और ये फ्रक्टोफ्यूरोनोज है, और बीटा है, क्योंकि OH कहाँ है इसमें, OH ऊपर है, तो ये क्या है, बीटा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ये याद रखने वाला है, सबको ही याद होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स की, ये छोटी सी बात है ना, ये तो सबको ही पता होनी चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब सेंस नहीं बनता इसे डिस्कस करने का। अगला क्या कर रहा है, कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 2A से B, P, C और D बन रहा है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा, डेल्टा H लेस देन 0 है। और डेल्टा S हमें पता है, डेल्टा S कैसे निकालेंगे, डेल्टा S हम निकालेंगे डेल्टा NG से। डेल्टा NG कितना आ रहा है, डेल्टा NG 2 आ रहा है, तो यानी डेल्टा S भी ग्रेटर देन 0 है। तो डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब डेल्टा H निगेटिव हो गया और डेल्टा S पॉजिटिव हो गया, तो ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक, मतलब हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे टेम्परेचर कुछ भी होता रहे। ये टेम्परेचर कुछ भी होता रहे, हमेशा कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगला देखो सवाल भाई क्या कर रहा है, अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है फिर से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल में हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा है कि द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ दिस। ठीक है, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड व्हेन द एंटायर रेडिएशन ऑफ अ 100 वॉट बल्ब विद द वेवलेंथ ऑफ दिस फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अब देखो, इसमें पहले कह रहा है मिनिमम एनर्जी नीड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये हमसे क्या करा है, ये हमसे साई निकलवा रहा है, पाई निकलवा रहा है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्री एनर्जी निकलवा रहा है। ये हमसे क्या निकला, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकलवा रहा है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने के अगर तुम नैनोमीटर से निकालना चाहो, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा होता। तो इसी को हम पाई कह रहे हैं, वर्क फंक्शन जैसे कहते हैं। तो ये 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 हो गया, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया भाई, अपॉन लैम्डा की वैल्यू दी है 500, तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो गया। ठीक, ठीक है ना भाई। तो ये कितना आ गया, ये आ गया, यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, तो ये 2 जीरो कट के 7 बचा, और 7 से 8 15 हो गया, तो ये हो गया 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5 कर दें और 5.6 कर दें, तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो 39। तो 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स आ गई है एनर्जी।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हम लोगों ने क्या निकाल दी, ये आ गई हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये आ गई क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मेटल सेम है, अगर मेटल सेम है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फिक्स रहेगी। ठीक, तो एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो रही है, एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो रही है, कितनी लाइट डालना है हम लोग 300 mm की लाइट डालना है, 300 mm की लाइट डालना है। तो इसे फिर से लिख लेते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10⁻⁻9। तो ये सब कैंसिल हो गया, ये आ गया 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई भाई, हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये फाई हो गया, ये इंसिडेंट एनर्जी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी, 6.6 माइनस 3.96 इंटू 10⁻⁻, ब्रैकेट लगाते हैं ना, इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ गया कितना, जीरो में से 6 गया बचा 4, 5 में से 9 गया बचा 4, और 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये आ गई 10⁻⁻19 जूल्स। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए 6, कितने 1000 वॉट की एनर्जी थी, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो ये आ गया कितना, इसे डिवाइड करो यार, 1.6 को 100 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.55, 1.55, 1.6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 से कहेंगे 16 96 आ जाएगा ये तो, इंटू 10⁻20 करें तो 10 करते हैं ना, तो इसे क्या करते हैं 10 कर दें। एक मिनट इसे कैलकुलेट कर लो यार, है ना, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करना जरा कि 100/1.6 होगा कितना, 100/1.6 कितना होगा, 100/1.6 हो जाएगा कितना, 400, 100 वॉट के बल्ब था, और इससे जो एनर्जी निकल रही थी वो कितनी निकल रही थी, 6.6 थी ना, ये 6.6 थी। तो अगर ये 6.6 आ जाएगी तो इसे डिवाइड करना, जरा हम लोगों ने गलत लिख दिया वो इसलिए गड़बड़ हो रहा था, डिवाइड बाई 6.6 लिख देते, तो ये आ जाएगी कितनी, 1.55 आ जाएगी इंटू 10⁻20। ठीक, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1.55 इंटू 10⁻20 इंटू 2.44, 2 पॉइंट, ये 15 में से 9 गया 6 बचेगा यार, है ना, 64 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 40 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 जूल्स आ जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी सवाल था लेकिन आराम से लगाया जा सकता। पहले हमने इंसिडेंट एनर्जी निकाली, फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लिए, जो इंसिडेंट एनर्जी थी उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहा है, फिर काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया कि एक फोटोन की एनर्जी इतनी आ रही, तो टोटल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी आएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि for a reaction R to P with a rate constant 3 into 10⁻³ moles लीटर सेकंड इनवर्स। अब मोल लीटर सेकंड इनवर्स अगर रेट कांस्टेंट आ रहा है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर हम देखें, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर हम देख लें, कांस्टेंट की यूनिट जो आ रही है वो आ रही है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए, बोलो भाई, ये समझ में आता है कि जीरो ऑर्डर के लिए कैसे कैसे हम लिख देंगे, dc/dt को क्या लिख दें, k इंटू a⁻0, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, मतलब सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए है। तो ए से पी से आर और टी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसके लिए क्या जाता है, अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो इसे क्या लिख देंगे, के टी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर से ही लिख रहे हैं तो इसे आर से ही लिख लो, R0 - R आ जाएगा।
आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, हमें टाइम को इधर रखना है तो KT माइनस का KT प्लस R0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव स्लोप की लाइन आ जाएगी, तो आंसर ये आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, हमें यूनिट देख के पहचानना था कि कैसे करेंगे। Which of the following plots correctly describe the variation of osmotic pressure with a fixed amount of solute against a constant volume at a fixed temperature? तो क्या कर रहा है कि वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम में निकालना, तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। अगर हम मोल्स कांस्टेंट ले लें तो VRT एन अपॉन VRT लिखते हैं, तो पाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन V के। तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। बोलो भाई, सिंपल बात। तो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या कर रहा है, आराम से देखो, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, धीरे धीरे करके हम लोग सारे डिस्कस कर लिए। अब अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर KCl रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, द कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो फ्रॉम कोलेरिस लॉ लगा दें, अगर हम इसमें फ्रॉम ऑन्सगर इक्वेशन लगा दें, कोलेरिस लॉ कर रहा हूँ, क्या लगा दूं, फ्रॉम ऑन्सगर इक्वेशन लगा दूं। अब ऑन्सगर इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि हमें लैम्डा नॉट निकालना पड़ेगा, तो हम उसके लिए कंसंट्रेशन जरूरत पड़ेगी। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। हमें ये दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, तो 149.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट हमें गिवन नहीं है, माइनस ए की वैल्यू हमें पता नहीं, अंडर रूट सी की वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁴, और दूसरे के लिए आ गई 147.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बेसिकली ये इक्वेशंस बन गई 149.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस 10⁻⁻²a और 141.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस 3 इंटू 10⁻⁻²a। इसे माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर देता तो ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू जो आ गई ये आ गया 2 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10⁻⁻²a, तो a की वैल्यू आ गई 100। a की वैल्यू 100 आ गई, उठा के एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 149.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए की वैल्यू आ गई 100 इंटू 10⁻⁻², तो ये आ गई 150.1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट आ गया। बोलो भाई, आसानी से आ पाया। अब हमसे इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी, तो हमसे यही पूछा तो हम निकाल देंगे। अगर अल्फा पूछा होता, तो अगर हमें अल्फा पूछते तो हम क्या निकाल देते, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट निकाल देते और आंसर आ जाता। तो इजी सवाल था, आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20-22 मिनट में या 25 मिनट में हम लोगों ने क्या किया, पेपर को पूरा बढ़िया से सॉल्व कर लिया। ये मत सोचना सर ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहे हो जिसका आंसर है, तुम ये सोचो कि सवाल लगा कैसे रहे। तुम्हारा फंडा ये होना चाहिए कि सवाल लग कैसे रहा है, और हम लोग लगातार पुश करते रह रहे हैं। कोर्स भी आने वाला है, वेट कर लो बस थोड़ा सा। हम लोग कोर्स करने वाले हैं शुरू 1 जून से, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ हो रहा है बढ़िया से। बस तुम्हें अपने दोस्तों को एक मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि नीट वाले बच्चों को भी बता देना यार कि यहाँ पे डेक्स्ट्रा कैम्प नीट पे जाके सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे नीट की सीरीज चल रही है। शायद तुम्हारा कोई दोस्त डॉक्टर बन जाए और तुम्हारा इलाज करने के तुम्हारे काम आए, किसी के भी काम आएगा, देश के काम आएगा ना, डॉक्टर बन जाएगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।